एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे उत्कर्ष क्लास के द्वारा जो यहाँ पे मॉडल सेट जारी किया गया है उसका यहाँ पे मॉडल सेट आप देख सकते हैं 11वां हम सॉल्व कराएंगे। इसमें देख रहे सारे प्रश्नों को आपको मैं बता दूं कि इसमें जीके और जीएस के जो प्रश्नों का लेवल है बिहार पुलिस के लेवल से हूबहू मैच करेगा। और आपको एक और बात बता दूं कि नए एग्जाम पैटर्न जो है नए सिलेबस के अनुसार इस मॉडल सेट को बनाया गया है कुमार गौरव सर के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जिन प्रश्नों का आंसर यदि आपको आता है तो कमेंट करते चलिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप सभी से यहाँ पे हिंदी का सेक्शन से प्रश्न पूछा गया है कि छोटी पूंजी कसम को खाए, लोकोक्ति का उचित भावार्थ बताना है। तो देखिए पहले प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं तो अपर्याप्त पूंजी के कारण व्यापार ठप हो जाता है, इसका अर्थ होगा। तो आंसर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है आप सभी से यहाँ पे कि कामकाज में कोरा होना, इस मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। देखिए आपको काम काज में कोरा होना इसका मतलब ये होता है ना कि आपको किसी प्रकार का काम का ज्ञान नहीं है, तो काम का ज्ञान न जानना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पे कि मुहावरे से एक प्रश्न हर एग्जाम में यहाँ पे हर सेट में पूछा गया है और लोकोक्तिया से संधि से, तो इन टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपको हिंदी में प्रश्न देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न पूछा गया आप सभी से। प्रश्न है कि दृश्यावली शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए आपको मैं बता दूं यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो दृश्य जोड़ अवली, देखिए ध्यान से, दृश्य जोड़ अवली से बनता है दृश्यावली। और आपसे पूछा जाए कि दृश्यावली में कौन सा संधि है, तो याद रखिएगा दीर्घ संधि। क्या है यहाँ पे, तो दीर्घ संधि है। जी देखिए 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रुखसत शब्द किसका पर्यायवाची है। तो देखिए पहले तो आपको मैं बता दूं कि रुखसत एक शब्द है जो कि उर्दू शब्द है और इसका पर्यायवाची पूछा गया है, तो आपको याद रखिएगा छुट्टी होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। आपको बता दूं छुटकारा जो यहाँ पे शब्द है ना, इसका जो पर्यायवाची होता है वो होता है यहाँ पे निजात पाना। जी देखिए 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि क्षर शब्द का उचित विलोम बताना। देखिए क्षर जो है ना इसका विलोम बताना है। तो आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसको विलोम बनाते समय उसके पहले अगर आप अ लगा देते हैं ना तो उसका विलोम बन जाता है। तो क्षर के पहले अ लगाए तो हो जाएगा अक्षर, तो अक्षर यहाँ पे क्षर के क्या हो जाएगा आपका विलोम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर का क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे 4 यहाँ पे आपको अनेक शब्दों का एक शब्द दिया गया है और उसमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित है, सही है। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि चित्त को चुराने वाला चित्त चोर कहलाता है, ये बात सही है। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक होता है। क्या होता है इसका, तो हो जाएगा चिंताजनक। देखने में प्रिय लगने वाला को बोलते हैं प्रिय दर्शनी। क्या बोलते हैं, प्रिय दर्शनी बोलते हैं। जो जल बरसाता हो उसे हम लोग जलद बोलते हैं, जलद। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का पहचान करना है। तो मैं आपको बता दूं कि शुद्ध वर्तनी वाला जो यहाँ पे शब्द है वो है आपका अद्वितीय। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सूची पत्र जो है ना, ये सूची पत्र आपको ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध अगर ये लिखा गया होता तो सूची इधर से दीर्घई से लिखा जाता है तो सूची पत्र होता है, ऐसे देखिए ध्यान से। इसी प्रकार से बता परीक्षा जो लिखा गया है ना, परीक्षा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है दीर्घई से, तो परीक्षा ऐसे लिखाता है। फिर महीना जो लिखा गया ना देखिए यहाँ पे, तो महीना भी दीर्घई से लिखा जाता है, महीना ऐसे लिखा जाता है। तो इस प्रकार से इन 4 ऑप्शनों में आपका अद्वितीय जो है यहाँ पे शुद्ध था। चलिए देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि फूल नहीं बोलते हैं के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। चलिए 9 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस एक शब्द समूह के सभी शब्द समानार्थी नहीं है बताना। देखिए कौन जो है ना सभी के समानार्थी शब्द नहीं है बताना है। तो देखिए आपको बता दूं यहाँ पे कि पन्ना, पंचांग, खत और पाती, ये जो है ना सभी के शब्द यहाँ पे जो है ना यहाँ पे समानार्थी नहीं है। देखिए पद, पदवी, दर्जा, ओहदा, ये सभी के सभी समानार्थी है। परिश्रम से होता है श्रम, उद्यम, मेहनत, ये सभी के सभी क्या है समानार्थी शब्द हैं। लेकिन यहाँ पे पन्ना अलग चीज़ हो गया, पंचांग अलग हो गया, खत अलग हो गया, पाती अलग हो गया, सभी के सभी क्या है अलग अलग यहाँ पे है। चलिए देखिए 10 नंबर का प्रश्न हिंदी का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य गलत है, गलत वाक्य का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक वाक्य जो यहाँ पे गलत यानी कि अशुद्ध है, आपको उसी का पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस को आप पढ़िएगा यहाँ पे कि तुम चलो मैंने आता हूँ, ये यहाँ पे नहीं होगा, होना चाहिए तुम चलो मैं आता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे गलत है, बाकी के 3 ऑप्शन जो है ना ये सही है। चलिए यहाँ से देखिए इंग्लिश का प्रश्न आपके सामने शुरू हो रहा है। 11 नंबर का प्रश्न कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म
ऑफ द टेंस। देखिए टेंस का सही रूप भरना है। तो देखिए टेंस के बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को बनाने का यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस को ऑप्शन से देखिए टिक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस दिया आई फिल इन द ब्लैंक्स है न्यूज़पेपर सिंस आफ्टरनून। मैं आपको बता दूं कि टेंस का ग्रामेटिकल त्रुटि पकड़ने के लिए आपको सेंटेंस का हिंदी निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ रूल्स है उसको फॉलो करना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि सेंटेंस में सीन्स लगा हुआ है और आप याद कीजिए, आपको जब क्लास में पढ़ाया गया होगा तो सीन्स और फॉर का प्रयोग जिस भी टेंस में कर दिया जाता है और उसके बाद से इधर पीरियड ऑफ टाइम दिया रहता है, तो वो सेंटेंस किस टेंस का होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो होता है सब इसका सेंटेंस जो होता है बनाने का स्ट्रक्चर जो होता है, आपको पता हो कि हैव प्लस बीन और वर्ब का चौथा रूप। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो सी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया आप सभी से यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि ये देखिए 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि सी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द मूवी। इस मूवी में उसका कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अब इसका हिंदी से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन फॉर आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि इस सेंटेंस में जो है ना वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे सी जो है प्रोनाउन है, आपको पता है। इज जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इंटरेस्ट का मतलब दिलचस्प यानी कि क्या है, ये आपके अंदर एक भाववाचक संज्ञा आता है ना, ये तो क्या हो जाएगा आपका एक तरह से एडजेक्टिव टाइप का हो जाएगा। इन देखिए प्रीपोजिशन है, द भी क्या है आर्टिकल है, मूवी क्या है यहाँ पे मूवी, जो यहाँ पे मूवी को क्या कहिएगा आप, तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो बच गया क्या आपके सामने यहाँ पे, आप बताइए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन हो जाएगा, यहाँ पे नॉट होगा, जो कि यहाँ पे आपके सामने चारों ऑप्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही दिए गए हैं। अब इसमें से बताना ये कि नॉट जो है ना किस में आता है। तो देखिए प्रोनाउन में क्या आता है, ही सी इट आता है, तो नॉट नहीं होगा। फिर कंजक्शन देखिए दो शब्दों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ये जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। फिर आपको तो वर्ब वो होते हैं जिसका प्रभाव हमें क्या पता है, कर्ता के ऊपर पड़ता है, माने कर्ता के द्वारा किए गए कार्य जो होते हैं ना वो वर्ब कहलाते हैं। तो कर्ता के द्वारा नहीं किया गया है ऐसा थोड़ा ना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। इस वाक्य में आप ऑप्शन से भी छांट सकते थे, एडवर्ब इसका नॉट जो है एडवर्ब का काम करेगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस यानी कि वर्ब में आपको बता दूँ कि एल वाई अगर जुटा हो तो उसे आप एडवर्ब टिक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न है कि चूज द वन विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। देखिए सिमिलर का मतलब हुआ कि आपसे साइनोनिम्स पूछा गया है, यानी कि पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पे कंसोल्स दिया हुआ है, कंसोल्स का मतलब होता है देना, देना होता है। तो देना का सिमिलर शब्द जो होगा ना वो आपको क्या याद रखना है, तो ट्रैंक्विलाइज होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि रिस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत करना। देखिए डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद कर देना, तोड़ देना। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए देखिए 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आफ्टर स्पेंडिंग आवर एट द लाइब्रेरी ही फाइनली डिसाइडेड। देखिए ध्यान से यहाँ पे ध्यान से देखना है, डिसाइडेड लगा हुआ है यानी कि क्या है जी, यहाँ पे V2 लग गया है, याद रखिएगा। फिर ए ब्रेक एंड द रिलैक्स फॉर द वाइल। अब आपको देखिए यहाँ पे जब भी एक वर्ब लगा हो तो आप बताइए डायरेक्ट यहाँ पे टेक क्या है, टेक भी यहाँ पे वर्ब तुरंत लगा सकते हैं क्या, वर्ब के साथ दो वर्ब लगा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लग सकता है। टेकिंग भी नहीं लग सकता, डायरेक्ट वर्ब नहीं लग सकता है। टेकन भी नहीं लग सकता है, डायरेक्ट वर्ब नहीं लग सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे टू टेक होगा। तो ये दो वर्बों को जोड़ने के लिए यहाँ पे इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे तो टू प्लस वर्ब होता है। तो यहाँ पे टू वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आप ऑप्शन को पिक आउट करने का ट्रिक समझने का प्रयास कीजिए। इसका हिंदी से कोई मतलब नहीं था, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन को सेट करके। चलिए देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि ऑल आवर टीचर्स टीचेस अस वेरी वेल बट द मैथमेटिक्स टीचर इज़ द बेस्ट। अब देखिए इसका आपको हिंदी नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान क्या रखना है। देखिए ध्यान से यहाँ से ऑल आवर टीचर्स, तो आपने देखा यहाँ पे ऑल आवर टीचर्स जो है ना, यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद से आपको पता है कि जब भी यहाँ पे आपके सामने प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद यहाँ पे जो वर्ब लगता है ना वो भी क्या लगता है, प्लूरल लगता है। और आपने पढ़ा हुआ है कि जब किसी वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं भाई तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो टीच से बन गया है टीचेज, जो कि यहाँ पे सरासर गलत है। यहाँ पे टीचेज नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका त्रुटि वाला कहाँ मिल गया, तो ऑप्शन आपके बी में यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, केवल तो टीच होना चाहिए था, टीच। टीच एक वर्ब है, वर्ब में यदि आप एस या ईएस लगा देंगे तो वो आपका सिंगुलर हो जाएगा। और याद रखिएगा नाउन में अगर एस या ईएस लगा देंगे तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 16 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि इवन थॉट इट वाज लेट ही डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे एंड गो
होम। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस आपको दिया है ना, जो अंडरलाइन किया हुआ है, उसका मीनिंग पूछ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस का मीनिंग जो होता है ना, कभी कभी इसको वाक्य के आधार पे भी आप पकड़ सकते हैं। तो कॉल इट अ डे, इसका मतलब ये ना कि टू स्टॉप वर्किंग के बारे में बात कर रहा है, उसका काम रोकने के लिए। अगला देखिए, तो आउट द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे एक अनेक शब्दों का एक शब्द अंग्रेजी में पूछा गया आपसे। इस पूरे शब्द के लिए आपको एक शब्द बताना है। तो एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो देखिए, वह जानवर जो स्थल और पानी दोनों जगह रह लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता है हिंदी में उसे उभयचर बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे एम्फीबियंस बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। देखिए, आपको बता दूं, रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो रेंग के चलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ देखिए, ग्रेगेरियस का मतलब होता है जो झुंडों में रहते हैं। एक्वाइट का मतलब होता है जो कि जल में रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम टू द गिवन वर्ड। देखिए, आपको बताना है यहाँ पे विलोम शब्द बताना है। तो नेचुरल का हिंदी होता है, आप बोलते हो ना कि बड़ा नेचुरली है, ये नेचुरली यानी कि प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक होता है। और प्राकृतिक का उल्टा क्या है ना, उल्टा बताना है। तो देखिए, प्राकृतिक का उल्टा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है कि बनावटी। क्या होता है? बनावटी। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। देखिए, आपको बता दूं कि जब भी कभी आप शादी के माहौल में जाते हैं, देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि कोई लड़की होगी और नॉर्मल सा आपने उसको देखा तो कुछ अलग दिखती होगी, लेकिन शादी के टाइम आप जब देखते हैं उसको, तो इतना सारा मेकअप की वजह से उसका चेहरा बदल जाता है। तो उस समय जो मेकअप की है ना, उस घटना का नाम क्या रहेगा? तो वो आर्टिफिशियल है। वो सारे के सारे क्या है? बनावटी हैं। और नेचुरली क्या है? जो आप जैसे हैं वो आपका क्या है? नेचुरली है, यानी कि प्राकृतिक ने आपको जैसे बनाया आप वैसे थे। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सिंगुलर प्लूरल पेयर बताना है। अब 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है। देखिए ध्यान से, इसको ध्यान देना है। इनकरेक्ट यानी कि गलत शब्द को पकड़ना है। तो देखिए, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, ये सही है। अब आपको बता दो, देखिए टूथ जो होता है ना, टूथ का तीथ होता है, ये भी सही है। माउस का माइस होता है, ये भी सही है। लेकिन फूट का फीट होता है, फीट में यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए था, बस एस लगा दिएगा, इसीलिए यहाँ पे ये गलत है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न से जैसे पूछा हुआ, उसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ से आपके सारे प्रश्न जो है जीके और जीएस के शुरू हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान से इन सारे प्रश्नों को एक्सप्लेन करेंगे। अब भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा साथ ही साथ। चलिए देखिए, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपसे भी से पूछा गया 20 नंबर का कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान यानी कि विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान आपको याद रखना है, ब्रिटेन से लिया गया है। आंसर आपका डी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में। तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, संसदात्मक, क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अमेरिका के संविधान से आपको याद रखना है, मौलिक अधिकार को लिया गया है। क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार को लिया गया है। और आपको एक और बात बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की यानी कि सर्वोच्चता का प्रावधान लिया गया है। अब यहाँ पे आपको देखिए याद रखना है, यहाँ पे सोवियत संघ जो है ना, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है बस क्या चीज़, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य के साथ ही साथ भारत में पंचवर्षीय योजना को भी यहीं से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रांस से देखिए, आपको बता दूँ, गणराज्य, बंधुत्व, समानता, एकता और बंधुत्व का नारा यानी कि यहाँ से पाया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था? तो आपको मैं बता दूं कि 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था, वो डेट आपको याद रखना है 1993 में हुआ था। और इसके द्वारा यहाँ पे 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख मिलता है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि टोटल यहाँ पे जो है 29 विषयों का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, वो भी 1993 में ही हुआ था। और आपको बता दूं कि ये जो है नगर पालिका से संबंधित है और यहाँ पे 18 विषयों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। मूल संविधान में अभी वर्तमान समय में संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन मूल संविधान में पूछेगा तो 8 अनुसूचियाँ थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं, 22 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य नहीं था? देखिए, प्रश्न में जब भी आपको नहीं दिया रहा है ना, उसको आप अंडरलाइन कीजिए, नहीं तो आप सही वाला आंसर मार के चले आएंगे। नहीं था पूछा हुआ है। तो देखिए, आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि इंदिरा गांधी जी थी, HD देवगोंडा जी भी थे, इंद्र कुमार गुजराल भी जी थे। यहाँ पे जो नहीं थे वो आपको हो जाएंगे PV नरसिम्हा राव।
तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं इंदिरा गांधी के बारे में, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं और भारत की प्रथम महिला भारत रत्न प्राप्त करने वाली भी महिला हैं। ये भी आपको याद रखना है। देखिए प्रश्न पूछा गया है 23 नंबर का कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म बिहार राज्य में हुआ। तो देखिए बिहार राज्य में जन्मे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, जिनका जन्म बिहार के सारण जिला के सिवान जिला के अंदर जीरादेव प्रखंड में हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जाकिर हुसैन जी के बारे में थोड़ा बता दूं कि ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं और साथ ही साथ देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ये भी आपको याद रखना है। APJ अब्दुल कलाम के बारे में बता दूं आपको कि भारत का मिसाइल मैन के नाम से इनको जानते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए देखते हैं। प्रश्न पूछा है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो केंद्रीय सतर्कता जो आयुक्त है उसका कार्यकाल जो होता है 4 वर्षों का होता है और नहीं तो 65 वर्ष का। यानी कि 4 अगर आपका पद ग्रहण कर लिए तो 4 साल तक इस पोस्ट पर रहेंगे और नहीं तो यदि आपका उम्र अगर 65 साल हो गया तो आपको इस पद से हटा दिया जाएगा। दोनों में जो आप पहले पूरा कर लेंगे उसी के आधार पर इसका कार्यकाल निर्भर करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे विषय जो पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का संदर्भ किससे है। देखिए ध्यान से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ध्यान से यहाँ पे किससे संबंधित नहीं यानी कि असत्य पकड़ना है तो असत्य आपका आंसर यहाँ पे ए से हो जाएगा। 500 से कम उत्पादकता वाले जिलों का उत्पाद बढ़ाना ये गलत है। बाकी के 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है आपके। ऋण उपलब्धता कराना ये सही है, इस योजना का ये प्रावधान है। सिंचाई की सुविधा में प्रभाव करना ये भी है। फसल के विविधीकरण सतत विकास करना ये भी है। जी देखिए 26 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही। तो याद रखिएगा 3.5%। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आप सभी से। जी देखिए यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया 27 नंबर का कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन जो है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 1921 में हुई थी। ये आपको याद रखना है यहाँ से। चलिए देखिए 28 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब लागू हुआ था। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है ना 28वें प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे वो 2014-15 में शुरू हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे भी सामने यहाँ पे। देखिए प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो देखिए मैं पहले आपको बता दूं कि भारत में हरित क्रांति जो हुआ था वो डेट आपको याद रखना है 1966-67 के टाइम में हुआ था। और इस क्रांति से प्रमुख जो खाद्य फसल पर प्रभाव पड़ा वो फसलें हैं गेहूँ और गेहूँ के साथ ही साथ चावल। ये आप लोगों को याद रखना है। और देखिए भारत में हरित क्रांति कहेगा तो MS स्वामीनाथन इसका आंसर हो जाएगा। और विश्व में हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग जी हो जाएंगे। इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हरित क्रांति जो नाम रखा गया ये किसके द्वारा रखा गया। तो याद रखिएगा विलियम गॉन्ड के द्वारा। किन के द्वारा रखा गया है हरित क्रांति। तो विलियम गॉन्ड ने इसे हरित क्रांति के नाम से सुशोभित किया। ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि एक वस्तु पर कार्य करने वाला बल किस पर निर्भर करता है। तो पहले तो आपको मैं बता दूं कि बल बराबर सूत्र क्या होता है। देखिए ध्यान से M×A होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का बल जो है निर्भर करता है मास यानी कि द्रव्यमान पे भी करता है और त्वरण पे भी करता है, दोनों पर करता है। अगर यहाँ पे मास द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो बल भी ज़्यादा लगेगा, त्वरण बढ़ जाएगा तो बल ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन यहाँ पे C हो जाएगा। द्रव्यमान और त्वरण दोनों पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न है कि वेग के लिए उपयुक्त मात्रक बताना है। तो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका BA सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि 20 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो देखिए पहले आपको बता दूं समांतर क्रम में किसी प्रतिरोध को जोड़ते हैं ना तो 1/R = जोड़ते हैं 1/2 को जोड़ा गया है तो 20 और जोड़ 1/20। जब 1/20 और 1/20 को जोड़ेंगे तो 20 लघुत्तम आ जाएगा, ऊपर 1 जोड़ 1 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 2/20 और 2/20 का मतलब हुआ कटाओगे इसको तो 1/10 आएगा। यहाँ पे 1/10 आएगा तो R पूछा हुआ है तो इधर 1/R है, इधर 1/10 है तो इसको पलटी मारोगे तो R बराबर कितना हो जाएगा 10 ओम। तो इस प्रकार से आंसर आपका C हो जाएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे 40 वोल्ट से इस प्रश्न का कोई वास्ता नहीं है क्योंकि इसमें पूछा है प्रतिरोध कितना है। तो प्रतिरोध आपका 10 ओम सही हो जाएगा। कि तरल पदार्थ के प्रवाह दर को मापते हैं। तो तरल प्रवाह के दर को मापते हैं। देखिए जब प्रवाह होता है तो उसे फ्लो बोलते हैं। तो इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है, फ्लो मीटर के द्वारा मापते हैं। आपको बता दूं कि पायरोमीटर क्या है। तो पायरोमीटर के द्वारा यहाँ पे तापमान को मापते हैं। और हाइग्रोमीटर के द्वारा मैं बता दूं कि यहाँ पे आर्द्रता को मापते हैं। ये भी आपको याद रखना है। हाइड्रोमीटर जो होता है ना जल की, इसको आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए प्रश्न पूछा गया है कार
कि हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कार का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और साइड मिरर में यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं, प्रश्न पूछा गया है कि श्रव्यता प्रास से कम आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं। तो देखिए सुनने वाला जो प्रास ध्वनि होता है ना, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम, तो 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को क्या कहते हैं हम लोग, तो अवश्रव्य कहते हैं। और पराश्रव्य किसको बोलते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज से जिसका ज़्यादा हो जाएगा उसे हम लोग पराश्रव्य कहते हैं। चलिए देखते हैं, यदि एक परिपथ में 12 वोल्ट का विभवांतर 4 ओम प्रतिरोध, तो धारा का मान बताना है। तो आपको पता है कि V बराबर सूत्र होता है IR ओम के नियम से। V यहाँ पे दिया है 12, तो 12 लिख दिए, बराबर आपको I गुणे R का मान दिया है कितना यहाँ पे 4, तो 4 से कटाओगे तो 4 × 12, यानी कि I का मान कितना आ जाएगा, तो 3 एम्पियर, जो कि आंसर यहाँ पे A दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, 37 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक Pt है। तो Pt यानी कि प्लेटिनम। अब प्लेटिनम आपको बता दूं कि झूठा सोना के नाम से किसको जानते हैं, तो प्लेटिनम को जानते हैं, ये भी यहाँ से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को याद रखिएगा, यहाँ पे आपको बता दूं कि ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर को ही विरंजक चूर्ण कहते हैं, जिसका सूत्र CaCl2 होता है, और इसको यहाँ पे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड पढ़ते हैं, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे आपको बता दूं कि लाफिंग गैस पूछा हुआ है, लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, तो N2 होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं, 39 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि एक ही आवर्त में स्थित तत्वों में क्या समान होता है। तो कोषों की संख्या समान होता है, ये आंसर सही हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न पूछा है कि अम्ल स्वाद में होते हैं, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और अम्ल का pH मान जो होता है ना, यहाँ पे आपको याद रखना है 0 से 7 के नीचे होता है, 7 से कम और 7 पे उदासीन होता है। चलिए देखते हैं, प्रश्न पूछा कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान क्रमशः दिया गया है। तो न्यूट्रॉन की संख्या पूछा हुआ है, तो द्रव्यमान दिया है 251, इसमें से 58 घटा देंगे तो 153 आ जाएगा, आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि किस तत्व के अणु की परमाणुकता सबसे कम है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, ऑप्शन के हिसाब से अगर मानना है तो ऑक्सीजन को देखिए आप O2 लिखते हैं तो इसमें 2 परमाणुकता है, नाइट्रोजन को आप N2 लिखते हैं, सल्फर को आप S8 लिखते हैं, लेकिन रेडॉन को यहाँ पे क्या लिखते हैं, रेडॉन को RD लिखते हैं। और आपको बता दें, रेडॉन जो है एक अक्रिय गैस है, ग्रुप 18वां ग्रुप का तत्व है, 18वें ग्रुप के जितने सारे तत्व हैं सबका परमाणुकता जो होता है 1 होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे D सही हो जाएगा। प्रश्न है कि हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा है। तो देखिए आपको बता दो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, एक 1H2, फिर होता है एक 1H1 1H2, फिर होता है 1H3, इसको बोलते हैं प्रोट्यूरियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो ट्रिटियम का प्रयोग हम लोग करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे रेडियो सक्रिय समस्थानिक के रूप में। तो आंसर आपका यहाँ पे ट्रिटियम आंसर सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न पूछा गया एड्स का मुख्य कारण क्या है। तो एड्स का मुख्य कारण जो है ना वायरस है, HIV। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम पूछा हुआ है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है फेबुला, और सबसे छोटी हड्डी पूछता तो स्टेपिस, और सबसे बड़ी हड्डी पूछता आपसे तो फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि जटिल उत्तक का उदाहरण है। तो देखिए जटिल उत्तक के बारे में पूछा गया है, तो संवहनी उत्तक, संवहन उत्तक यानी कि जाइनम और फ्लोएम का है, तो यहाँ पे आपके जटिल उत्तक है, बाकी के सभी जो उत्तक है यहाँ पे सरल उत्तक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि डेंगू, ये देखिए प्रश्न पूछा गया कि डेंगू बुखार में शरीर में किसकी कमी हो जाती है। तो जब डेंगू बुखार होता है ना, मच्छर के काटने से होता है, तो इसमें आपका प्लेटलेट, शरीर का प्लेटलेट्स कम हो जाता है, प्लेटलेट्स गिरने लगता है। प्रश्न पूछा गया प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दृश्य प्रकाश, आपका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न आप सभी से पूछा गया, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया कि पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो इसे हम लोग थैलोफाइटा कहते हैं, इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 50 नंबर का प्रश्न पूछा गया, ताजे पानी का हरा शैवाल जो प्रोटीन से समृद्ध है। तो देखिए आपको याद रखना है, यहाँ पे हरा शैवाल पूछेगा तो क्लोरेला हो जाएगा, याद रखिएगा, हरा शैवाल क्लोरेला हो जाएगा। और भूरा शैवाल पूछता तो लेमिनेरिया हो जाएगा, वो भी आपको याद रखना है। देखिए प्रश्न है कि मशरूम है, तो मशरूम एक प्रकार का कवक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि रोजदी सभ्यता कहाँ स्थित है। तो रोजदी जो है ना वो गुजरात में स्थित है। चलिए देखिए 53 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद का 10वां मंडल किसको समर्पित है। तो ऋग्वेद का 10वां जो मंडल है ना, वो याद रखिएगा क्षुद्र शब्द के लिए है। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, ये देखिए 54वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं थे पूछा हुआ है यार। तो इसका आंसर यहाँ पे क्षुद्रक जो है ना वो नहीं शामिल था, बाकी के तीनों लोग जो थे उसमें शामिल थे। चलिए देखते हैं, प्रश्न पूछा गया है कि नक्शबंदी सिलसिले का संस्थापक कौन है। देखिए नक्शबंदी अगर पूछा हुआ है तो याद रखिए ख्वाजा बाकी बिल्ला जो है नक्शबंदी के सिलसिले के संस्थापक थे। प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक कहेगा आपसे, तो याद रखिएगा 56वें प्रश्न का आंसर आपको मैं बता दूं यहाँ पे, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये वास्तविक संस्थापक था, ये आपको याद रखना है। पुर्तगालियों का पहला जो यहाँ पे वायसराय था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। चलिए देखते हैं, 57 नंबर का प्रश्न पूछा है कि वेद ही समग्र ज्ञान के स्रोत हैं, यह आदर्श वाक्य किसने दिया। तो आपको याद रखना है वेदों की ओर लौटे ये नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती जी दिए थे। और उन्हीं का यहाँ पे मूल नाम जो था ना वो मूल शंकर था, बचपन का नाम उनका मूल शंकर था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर को कहा जाता है। तो यार ये चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही भारत में, आपको बता दूं कि प्रेस के ऊपर से जो प्रतिबंध थे ना उसको हटा दिए थे। तो ये याद रखिएगा। 59 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के दौरान किस अंग्रेजी अधिकारी ने जगदीशपुर क्रांति का दमन किया। तो जगदीशपुर से पहले आपको बता दूं कि बिहार की तरफ से वीर कुंवर सिंह जी लड़ रहे थे, और यहाँ पे उस समय अंग्रेजों का वायसराय जो था उसका नाम था, याद रखिएगा, जो जगदीशपुर में था उसका नाम था, यहाँ पे पहले आपको बता दूं यहाँ पे हीरोज था ना, ये जो झांसी में था, आपको बता दूं इसके बाद से हीरोज कहाँ पे था, तो झांसी में था। और कर्नल नील जो था ना, ये कर्नल नील ये इलाहाबाद में था। और यहाँ पे देखिए जो रेनल्ड है, रेनल्ड ये फैज़ाबाद में था। और जगदीशपुर में पूछा गया है तो आप कहिएगा कि विलियम टेलर था, जहाँ से वीर कुंवर सिंह जी लड़ाई लड़ रहे थे। चलिए देखिए 60 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो देखिए मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कहेगा आपसे, तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वकार उल मुल्क जी बने थे, और अस्थायी बन गए थे आगा खां जी। तो पहले आपसे पहला पूछा है तो वकार उल मुल्क आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन के बीच हुई थी। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी ना वो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था, और कब हुआ था, तो 1917 में। ये डेट भी आपको याद रखना है। प्रश्न की है कि बिहार राज्य का चिन्ह क्या है। तो बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह जो है ना बोधि वृक्ष है। प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो बिहार के सोनपुर में लगता है। ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा विश्व मेला लगता है। तो आपका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप इससे पूछा गया है, जो प्रश्न है देखिए एक दिवस से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा गया है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस याद रखिए 4 फरवरी को मनाया जाता है। 15 नवंबर को यहाँ पे बिरसा मुंडा दिवस मनाया जाता है, और 28 फरवरी को यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और 1 जुलाई को यहाँ पे चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ये सभी आपको नोट डाउन भी करना है। प्रश्न है कि यूएन हैबिtat का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएन हैबिtat का मुख्यालय जो है नैरोबी में है। चलिए देखते हैं 66 नंबर का प्रश्न, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो अंडमान निकोबार पे स्थित है। यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में, बिहार में वाल्मीकि है, उत्तर प्रदेश में दुधवा है। याद रखना है सभी को। प्रश्न पूछा गया आपसे कि भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ब्याउल, इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो 2024 का पूछा गया है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका आंसर बी सही हो जाएगा, निहोन हिंदाक्यो। चलिए तो देखते हैं 69 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि अजलान शाह व उबैदुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा जो वो हॉकी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं 70 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि 8 डिग्री चैनल जो है ना वो किन किन को अलग करता है। तो मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। चलिए देखिए 71 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक माध्यम रेखा यानी कि भारत का मानक समय रेखा को बताता है। तो याद रखिए 82.5 डिग्री पूर्वी,
तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। और आपको बता दूं कि भारत के 5 राज्यों से ये गुजरता है। आपको राज्यों का नाम याद रखना है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों से ये रेखा गुजरता है। और इलाहाबाद के याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से ये गुजरता है, ये भी याद रखना है। और ग्रीनविच समय रेखा से हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। साथ ही साथ ये सारी बातें आपको नोट डाउन कर लेना है। देखिए, तो 72 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा जो होती है ना कितनी होती है, तो 125 सेंटीमीटर होती है। चलिए, 73 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो देखिए, रिफ्ट घाटी से पूछेगा तो नर्मदा नदी का नाम आपको याद रखना है, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, एल्युमिनियम जो होता है ना, इसका एक अयस्क होता है बक्साइट, इसी से इसको बनाया जाता है। और बक्साइट भारत में मुख्य रूप से अच्छे से यहाँ उत्पादन होता है वो उड़ीसा में होता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उत्तरी अमेरिका का घास की भूमि को क्या कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका का पूछा है, तो मैं आपको बता दूं उत्तरी अमेरिका के लिए प्रेयरी जो है ना उत्तरी अमेरिका के लिए है, जबकि यहाँ पे लानोस जो घास है ना ये दक्षिणी अमेरिका के लिए है। ये कहाँ पे है, तो दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिणी अमेरिका में लानोस। और सवाना जो है ना, यहाँ पे सवाना आपको बता दूं कि दक्षिणी अफ्रीका का है, दक्षिणी अफ्रीका याद रखिएगा, यानी कि अफ्रीका का है। और डाउन्स जो है ना, डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है घास, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, तो 76 नंबर का प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का क्या कहलाता है। तो देखिए, वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है वो भूकंप का अवकेंद्र कहलाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा, अवकेंद्र कहलाता है। और आपको मैं बता दूं कि भूकंपों के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, और भूकंप की गति को मापने वाले यंत्र को रिएक्टर स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टर स्केल कहते हैं। और एक बात याद रखिए कि धरातल के उस भाग को जहाँ से भूकंप का उद्गार निकलता है उसे हम लोग यहाँ पे अधिकेंद्र कहते हैं। धरातल पे कहेगा तो इसका आंसर सी हो जाता है। चलिए, तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है। ये देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई सतह से लगभग कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं पहले कि क्षोभ मंडल जो है यहाँ पे ये हमारे वायुमंडल का सबसे निचला परत है, और इसकी जो ऊंचाई होती है ना वो 8 से लेकर यहाँ पे 18, और औसतन पूछा है औसत, तो यहाँ पे 13 मीटर हो जाएगा, 13 किलोमीटर। इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। चलिए, देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है आप सभी से, आपको बता दूं क्षोभ मंडल में ही यहाँ पे बादल का गरजना, बारिश होना, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल से ही घटित होती हैं। देखिए, प्रश्न है कि COP कोप जो है 29वां का आयोजन कहाँ हुआ था। करंट का प्रश्न है, तो आपको याद रखना है अजरबैजान, जो कि बाकू, अजरबैजान की राजधानी है बाकू, यहीं पे इसका सम्मेलन हुआ था। चलिए, तो देखिए, प्रश्न पूछा गया है 79 नंबर का 79वां प्रश्न पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम बताना है। तो सबसे कम यहाँ पे सिक्किम का हो जाएगा, सबसे अधिक कहता तो उत्तर प्रदेश यूपी का हो जाता। और आपको बता दूं कि सबसे बड़ा अगर राज्य कहता तो राजस्थान हो जाता, सबसे छोटा कहता तो गोवा हो जाता, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कहता था अपना यहाँ पे बिहार 1006, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कहता तो अरुणाचल प्रदेश मात्र 17। और यहाँ पे असम के बारे में आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे सभी को याद रखना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, जो एकल श्रृंगी के लिए, गेंडा के लिए है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, देखिए, प्रश्न पूछा गया यहाँ पे मैथ का सवाल है, आपको दिया यहाँ पे 64, देखिए ध्यान से, और यहाँ पे भाग 2 बार दिया है। तो 2 बार भाग का मतलब हुआ ना कि दोनों 64 में भाग करेगा, तो 2 गुणे 2, फिर ऊपर क्या किया है इसके बाद से आपको यहाँ पे 10 घटा देना है। तो 2 गुणे 2 यानी कि 2 से कटेगा, यहाँ पे कितना मर्द में कट जाएगा, ये 16 मर्द में कट जाएगा, और 16 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा, तो 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो पूरा प्रश्न पूछा गया है मैथ का। प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु जो है ना वो 9:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग दे दिया। देखिए, योग दिया है, इसका मतलब है कि पुत्र और पिता की आयु को जोड़ना है 5 साल बाद। तो देखिए, अभी लड़के का उम्र, अगर पिता का उम्र 9x है तो 5 साल ये बढ़ जाएंगे भाई साहब, तो 5 साल लड़का भी बढ़ेगा, यानी कि 4x है तो 5 साल लड़का भी बढ़ जाएगा। और इन दोनों लोगों का योग जो है ना वो आपका कितना है, तो 75 है। तो देखिए, तो 9 और 4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 13x हो जाएगा, और इसके बाद से 5 और 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर कितना होगा आपके इधर 75 हो गया। और 75 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा, 65 आ जाएगा, यानी कि 13x बराबर कितना हो गया आपके यहाँ पे, तो 65 हो गया। इस प्रकार से 13 से घटाओगे तो 13 × 5 = 65, यानी कि x का मान कितना आ गया, तो 5 आ गया।
तो आपसे पूछा है कि पिता का वर्तमान आयु बताइए। तो पिता का आयु पहले कितना था, 9x था, तो 5 वर्ष निकल गया, तो 5 का गुणा कर 9 पचे 45। इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, तो 45 वर्ष पिता का आयु हो जाएगा। अगर लड़के का पूछता तो 5 चौके 20 वर्ष हो जाता। चलिए देखते हैं 82 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि कितने रुपये का, यानी कि मान लीजिए कि 100 रुपया है, 100 रुपये का 20% की बात कह रहा है, तो बट्टा 100 कर लेंगे, बराबर हो जाएगा 400 रुपये कह रहा हो जाएगा। तो देखिए, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि 20 5 100 5 मिनट में कटेगा, 5 का गुणा कराएंगे 400 में, तो 5 चौका 20 यानी कि 20 हो जाएगा। इस पर 2 जीरो और बैठा देंगे, यानी कि 2000 रुपये हो जाएगा। तो आंसर आपको यहाँ पे बी में दिया गया है। देखिए, तो यहाँ पे मैथ का प्रश्न पूछा गया कि 15 लोगों के एक समूह में लोगों का औसत आयु 45 वर्ष है। तो 15 गो आदमी था, इनका औसत आयु 45 वर्ष था। तो इसको आपस में गुणा करेगा तो योग निकल जाएगा। तो 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, अब 15 चौके 7 और 7 67 हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, तो कह रहा है कि उसमें से 2 व्यक्तियों को निकाल दिया गया। तो 2 व्यक्ति को कम करोगे तो 13 गो व्यक्ति बच जाएगा लोग। और 2 व्यक्ति को कम करते हैं ना, तो औसत जो है ना 5 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि पहले 45 था, तो अब कितना हो गया मेरे भाई, 50 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो 13 पचे 65, यानी कि 650 हो जाएगा। अब 650 हो गया, तो ये जो 15 लोग थे, ये 13 लोग थे, इसको इसमें से घटाएंगे तो 2 लोगों का निकल जाएगा। तो 2 लोगों का औसत, 2 लोगों का आयु का योग कितना निकल गया, 25 वर्ष। और औसत पूछा है तो 25 में 2 का भाग कर देंगे, यानी कि 12.5 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर यहाँ पे 20 ही हो जाएगा। चलिए देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि यदि 2 संख्याएं आपको दिया गया है और उसका एलसीएम दे दिया है, तो देखिए 2 संख्याएं हैं ना, तो 2 संख्या देखिए कैसे करना है आपको, याद रखिएगा। 2 संख्या, एक 27x हो जाएगा मेरे भाई, और दूसरा कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा। और इन दोनों को गुणा कराएंगे ना, तो आपका 9 से यहाँ पे कितना है, देखिए ध्यान से, तो आपका 9 से 18 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम जो होता है दोनों संख्या का गुणनफल होता है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 से 18 में 27 से और 17 से भाग कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपका x का मान निकल जाएगा, और x का मान ला के 27 में गुणा कर दीजिएगा, एक बार 17 में गुणा कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आंसर मेरे ख्याल से आपका 54 और 34 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न पूछा गया नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही एक कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि समय बराबर जो होता है सूत्र आपको याद रखना है, दूरी बट्टा चाल होता है। तो देखिए, आपको बता दूं दूरी कितना दिया आपको, तो 200 मीटर में दिया है, देखिए ध्यान से। और यहाँ पे आपको चाल कितना दिया, तो किलोमीटर में 60 दिया है। तो इसको आप बता दो आपको कि मीटर पर सेकंड बदलने के 5/18 का गुणा करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे 18 पलटी मार के ऊपर चलेगा। तो अब देखिए 1 0 से 1 0 कटा, 6 से कटेगा तो 36 18, 3 मिनट में कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 को 20 कट जाएगा। इस प्रकार से आपका कितना गया, तो यहाँ पे 12 मिनट प्रति सेकंड हो गया। और आपसे आंसर पूछा है कितना समय लगेगा, सारा का सारा ऑप्शन जो मिनट में दिया हुआ है। तो ये आपका सेकंड में है, सेकंड को आप मिनट मतलब लिखा करेगा, 60 का भाग करेगा, तो 60 को कटेगा तो 12 × 60 यानी कि 1/5 मिनट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1/5 मिनट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न पूछा गया, इसका आपको आंसर कमेंट करना है। यदि वृत्त का व्यास दिया हुआ है, देखिए डी दे दिया है 17 है, तो आर कितना हो जाएगा, तो 17/2 हो जाएगा। और 17/2 आपको मिल गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा हुआ है जो कि πr² होता है। रख के आंसर आप कमेंट कीजिए कि क्या होगा। तो ये प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि एक परिवार के आय और व्यय का अनुपात दिया है। देखिए ध्यान से दोस्तों, इस भी सवाल को आप ही को करना है। आय और व्यय का अनुपात दिया है। यदि परिवार का व्यय दे दिया है, तो देखिए व्यय कितना है, यहाँ पे 13 है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 13x बराबर कितना है वो मेरा व्यय, तो 29,510 रुपया जो व्यय है। अब 13 से भाग करोगे तो x का मान निकल जाएगा आपका। अब उस परिवार का बचत पूछ रहा है, तो बचत का मतलब क्या चीज़, आय था 19 रुपया और व्यय था 13 रुपया, तो बचत कितना 6x का हुआ। और यहाँ से x का जो मान आएगा 6 में गुणा करा देंगे, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न पूछा गया है कि साधारण ब्याज की किसी दर से 925 रुपया 5 वर्षों के मिश्रधन पर इतना रुपया हो जाता है। तो देखिए क्या करना है, मिश्रधन है 1010 रुपया, इसमें से आप मूलधन घटा दीजिएगा 925 रुपया, तो आपका यहाँ पे ब्याज निकल जाएगा। और ब्याज बराबर सूत्र होता है P/R/T/100। और यहाँ ब्याज का मान रख दीजिएगा, P का मान आपको दिया है 925 और आपसे R पूछा गया है और समय 5 साल दिया है। 100 गुणा करके कटाइएगा तो आपका आंसर यहाँ से इसका निकल जाएगा जो कि 4% आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया आप सभी से। यहाँ पे देखिए करंट अफेयर के साथ यहाँ पे रीजनिंग का एक प्रश्न पूछा गया है। रीजनिंग का प्रश्न है, ये आप सभी लोग कर सकते हैं मेरे ख्याल से। देखिए प्रश्न है, देखिए प्रश्न पूछा गया है रीजनिंग का, इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। मैं आपको बता दूं कि देखिए 4 में यहाँ पे 2 का गुणा करके 1 घटा दिया है, फिर 7 में 2 का गुणा करके 2 घटा दिया है, फिर 12 में 2 का गुणा करके 3 घटा दिया है, 21 में 2 का गुणा करके 4 घटा दिया है। तो यहाँ पे 38 में 2 का गुणा करके 5 घटा दीजिएगा, तो 5 घटा दीजिए कितना हो जाएगा आपका। आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 90 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा में बिहार से कितनी सीटें हैं।
तो 40 सीटें हैं। याद रखिएगा, लोकसभा से कहेगा तो 40 सीटें हैं। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है 2024-25 के बजट से 2023-24 का बजट कितना अधिक है, तो 6.4 अधिक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि WHO ने आयु अनुकूल शहर के रूप में किसे मान्यता दिया है, तो WHO ने यहाँ पे कोझिकोड जो है ना, केरल का एक शहर है, इसे ही यहाँ पे मान्यता दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। 93 नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी ए शरत कमल जो है ना, वो किस खेल से संबंध रखते हैं, तो टेबल टेनिस खेलते थे, इन्होंने संन्यास ले लिया है। चलिए देखते हैं। 94 नंबर का प्रश्न पूछा है कि बारबाडोस के मानद आर्डर ऑफ फ्रीडम ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जितने सारे देशों से यहाँ पे अवार्ड मिल रहे हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे नरेंद्र मोदी के लिए आप टिक कर सकते हैं, लगभग आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो 22 मार्च को। इसी दिन को मैं आपको बता दूं कि बिहार दिवस भी मनाया जाता है। और 20 मार्च को आपको बता दूं कि विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को मैं आपको बता दूं यहाँ पे विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को मैं आपको बता दूं कि विश्व मौसम विभाग दिवस, और आपको बता दूं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को इस दिन शहीद भी किया गया था। तो ये भी डेट आपको याद रखना है। भारत सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठियों को कोशिश में नाकाम कर दिया। देखिए ध्यान से, बारामुल्ला में पूछा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑपरेशन आपको याद रखना है। यहाँ पे जी हाँ, 96वें प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन टीका के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया कितना, तो 7 गो पद्म विभूषण प्राप्त किए थी। और आपको बता दूं, अगर आपसे पूछता कि कितने विभूषण, तो 19 ठो। आप कितना का था पद्म श्री, तो 113 गो। ये देखिए 98 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 98 नंबर का, कि कितनी लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है। तो देखिए, बिहार से संबंधित है तो 100 करोड़ से। आंसर याद रखना है 100 करोड़। देखिए प्रश्न पूछा गया, भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर एक्वेरिन प्रारंभ किया है, तो याद रखिएगा मालदीव से मिलकर शुरू किया है। मालदीव देश जो है ना, इसकी राजधानी है माले। देखिए लास्ट प्रश्न पूछा गया कि भारत अमेरिका गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है, तो त्रिवेणी के लिए मिला गया है।